आज का मुकाबला सिर्फ एक और तबीस मैच नहीं था। यह भारतीय टीम के लिए इज्जत, उम्मीद और सीरीज में बने रहने की आखिरी लड़ाई जैसा था। दो मुकाबलों में पिछड़ चुकी टीम, एक मैच बारिश की भेंट चढ़ चुका था और अब चौथा मुकाबला ऐसा था जहां हार का मतलब सिर्फ एक मैच हारना नहीं, बल्कि पूरी सीरीज लगभग हाथ से निकल जाना था। ऐसे में हर निगाह कप्तान श्रेयस अय्यर पर थी। दूसरी तरफ टीम चयन को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। संजू सैमसन को बाहर रखने के फैसले पर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि वैभव सूर्यवंशी को लगातार मौके दिए जा रहे थे। ऐसे माहौल में भारतीय ड्रेसिंग रूम पर भी दबाव साफ दिखाई दे रहा था। अब देखना सिर्फ इतना था कि क्या टीम इस दबाव को अपनी ताकत बनाएगी या फिर यही दबाव उसे एक बार फिर तोड़ देगा। इसी भारी दबाव के बीच भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर टॉस के लिए मैदान पर उतरे। टॉस उनके पक्ष में गया और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला बिल्कुल साफ संदेश था कि भारत इस मुकाबले में स्कोरबोर्ड पर बड़ा लक्ष्य खड़ा करके इंग्लैंड को दबाव में डालना चाहता है, लेकिन फैसले सही होना और उन्हें मैदान पर सही साबित करना दोनों बिल्कुल अलग बातें होती हैं। भारत की तरफ से एक बार फिर ओपनिंग करने उतरे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। सबसे ज्यादा निगाहें वैभव पर थी। लगातार मौके मिलने के बाद यह उनके लिए खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मंच था। टीम को उनसे तेज और बड़ी शुरुआत की उम्मीद थी। शुरुआत में उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए और ऐसा लगा कि शायद आज वो बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। सिर्फ 23 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग गया। वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। आंकड़ों में यह पारी बुरी नहीं लगेगी, लेकिन जिस परिस्थिति में टीम को एक बड़ी इनिंग की जरूरत थी, वहां सिर्फ अच्छी शुरुआत काफी नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रतिभा के साथ निरंतरता भी चाहिए और फिलहाल वैभव उसी कसौटी पर संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि टीम चयन को लेकर उठ रहे सवाल अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आए ईशान किशन। उनसे उम्मीद थी कि वो पावर प्ले का फायदा उठाएंगे और रन गति को तेज करेंगे, लेकिन उनका दिन भी अच्छा नहीं रहा। सिर्फ 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर वे भी पवेलियन लौट गए। भारत का स्कोर 33 रन पर 2 विकेट हो चुका था। शुरुआती दोनों विकेट इतने जल्दी गिर गए कि इंग्लैंड ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ गई। जिस समय वो बल्लेबाजी करने आए, टीम दबाव में थी, रन गति भी गिर रही थी और लगातार विकेट गिरने का खतरा भी बना हुआ था। लेकिन यही एक कप्तान और एक सामान्य बल्लेबाज के बीच का फर्क दिखाई दिया। श्रेयस अय्यर ने शुरुआत में परिस्थिति को समझा, जल्दबाजी नहीं दिखाई और फिर जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, उन्होंने अपने शॉट्स खोलने शुरू किए। एक छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन दूसरी तरफ कप्तान अकेले दीवार बनकर खड़े रहे। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि पूरी भारतीय पारी को संभाला। जहां बाकी बल्लेबाज एक एक करके इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते गए, वहीं श्रेयस अय्यर अंत तक डटे रहे। उन्होंने 49 गेंदों पर शानदार नाबाद 80 रन बनाए। यह सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि दबाव में खेली गई एक कप्तानी पारी थी। अगर आज श्रेयस अय्यर ये इनिंग नहीं खेलते तो शायद भारत 130-140 रन तक भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि दूसरे छोर से उन्हें किसी बल्लेबाज का वैसा साथ नहीं मिला जिसकी इस मुकाबले में सख्त जरूरत थी। शिवम दुबे से उम्मीद थी कि वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे और कप्तान का साथ निभाएंगे, लेकिन 23 गेंदों पर सिर्फ 22 रन की उनकी पारी टीम की जरूरत के हिसाब से बिल्कुल प्रभावशाली नहीं कही जा सकती। जब सामने सेट बल्लेबाज मौजूद हो और आखिरी ओवरों में रन गति बढ़ानी हो, तब इस तरह की धीमी बल्लेबाजी विपक्षी टीम को ही फायदा पहुंचाती है। शिवम दुबे जैसे अनुभवी खिलाड़ी से इससे कहीं बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। तिलक वर्मा, जो इस टीम के उपकप्तान भी हैं, उनसे भी बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो सिर्फ 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआत मिली, लेकिन उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके। उपकप्तान होने का मतलब सिर्फ मैदान में उतरना नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में जिम्मेदारी लेना भी होता है, और आज वो जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतर सके। वॉशिंगटन सुंदर भी सिर्फ 8 गेंदों पर 5 रन बना सके। उनसे निचले क्रम में तेज रन बनाने की उम्मीद थी, लेकिन वो भी प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अक्षर पटेल भी सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर लौट गए। निचले क्रम की यह नाकामी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता बनकर सामने आई। यही कारण रहा कि भारत पूरे 20 ओवर खेलने के बावजूद सिर्फ 7 विकेट खोकर 158 रन ही बना सका। जिस विकेट पर 190 से 200 रन तक का स्कोर बनाया जा सकता था, वहां 158 रन निश्चित रूप से अपेक्षा से कम थे। अगर श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी न होती तो यह स्कोर शायद और भी छोटा होता।
दूसरी तरफ इंग्लैंड की गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जोफ्रा आर्चर ने अपनी रफ्तार और अनुशासन से भारतीय बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा। जोश टंग ने सही लाइन और लेंथ के साथ लगातार विकेट निकालकर भारत को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। विल जैक्स ने बीच के ओवरों में महत्वपूर्ण सफलता दिलाई और सैम करन ने भी अपनी विविधता से बल्लेबाजों को बांधे रखा। आदिल रशीद आज बाकी गेंदबाजों की तुलना में थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन उन्होंने भी बल्लेबाजों को पूरी तरह खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। कुल मिलाकर भारत की बल्लेबाजी दो हिस्सों में बंटी हुई दिखाई दी। एक तरफ श्रेयस अय्यर थे, जिन्होंने अकेले मोर्चा संभाला, कप्तानी जिम्मेदारी निभाई और अंत तक नाबाद रहकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। दूसरी तरफ लगभग पूरा बल्लेबाजी क्रम था, जिसने मिले हुए मौकों को बड़ी पारियों में नहीं बदला। यही वजह रही कि भारत एक 190 या 200 रन के मजबूत स्कोर तक नहीं पहुंच सका। अब मुकाबले का दूसरा और शायद सबसे रोमांचक अध्याय बाकी था। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए सिर्फ एक 159 रन का लक्ष्य था। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या भारतीय गेंदबाज अपने कप्तान की इस जुझारू पारी की कीमत चुका पाएंगे, या फिर श्रेयस अय्यर की यह शानदार इनिंग भी टीम के बाकी बल्लेबाजों की नाकामी के नीचे दबकर रह जाएगी। लेकिन अब असली फैसला होना बाकी था। भारत ने बोर्ड पर एक 158 रन तो लगा दिए थे, लेकिन यह ऐसा स्कोर नहीं था जिसे देखकर कोई टीम निश्चिंत हो जाए। अगर भारतीय गेंदबाज शुरुआत में विकेट नहीं निकालते तो इंग्लैंड जैसे आक्रामक बल्लेबाजी क्रम के लिए यह लक्ष्य बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहने वाला था। दूसरी तरफ अगर भारत को इस सीरीज में अपनी उम्मीदें जिंदा रखनी थी तो गेंदबाजों को कप्तान श्रेयस अय्यर की शानदार पारी का सम्मान बचाना ही था। पूरा दबाव अब बल्लेबाजों से निकलकर गेंदबाजों के कंधों पर आ चुका था। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने उतरे फिल सॉल्ट और कप्तान जोस बटलर, दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले में ही मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। भारतीय टीम को पता था कि अगर इन दोनों को जल्दी नहीं रोका गया तो एक 159 रन का लक्ष्य बहुत छोटा साबित हो सकता है, और शुरुआत बिल्कुल भारत के मन मुताबिक हुई। सिर्फ 13 रन के स्कोर पर भारत को पहली सफलता मिल गई। कप्तान जोस बटलर सिर्फ 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर जोश दिखाई दे रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद मैच अब भारत की तरफ झुकने लगेगा। एक बड़ा विकेट जल्दी मिल चुका था और इंग्लैंड पर हल्का सा दबाव भी बन गया था, लेकिन यहीं से मुकाबले की कहानी पूरी तरह बदल गई। क्रीज पर आए कप्तान हैरी ब्रूक और दूसरी तरफ पहले से मौजूद फिल सॉल्ट ने भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि मैच कुछ ही ओवरों में भारत की पकड़ से पूरी तरह बाहर निकल गया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में परिस्थिति को समझा और फिर जैसे ही उन्हें मौका मिला भारतीय गेंदबाजों पर लगातार प्रहार शुरू कर दिए। फिल सॉल्ट आज बिल्कुल अलग ही लय में दिखाई दिए। उनके बल्ले से निकला लगभग हर शॉट टाइमिंग से भरपूर था। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, उन्होंने किसी को भी सम्मान देने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ हैरी ब्रूक ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए दिखा दिया कि दबाव वाले मुकाबलों में बड़े खिलाड़ी कैसे बल्लेबाजी करते हैं। दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। सबसे निराशाजनक बात यह रही कि भारत का कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने का रास्ता नहीं निकाल पाया। शुरुआत में जो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था वह धीरे धीरे पूरी तरह गायब हो गया। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर लगातार समाधान खोजते दिखाई दिए, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज हर नई योजना का जवाब चौकों और छक्कों से देते रहे। यही भारतीय गेंदबाजी की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई। अर्शदीप सिंह, जिनसे नई गेंद के साथ लगातार विकेट निकालने की उम्मीद रहती है, वो आज अपनी लय में बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। उनकी लाइन और लेंथ बार बार बिगड़ती रही और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। प्रसिद्ध कृष्णा भी वह प्रभाव नहीं छोड़ सके जिसकी टीम को जरूरत थी। उनके अतिरिक्त तो छाल भी आज किसी काम नहीं आई, क्योंकि फिल सॉल्ट और हैरी ब्रूक ने उन्हें भी आसानी से खेल लिया। जब विकेट की जरूरत थी तब वह दबाव बनाने में नाकाम रहे। प्रिंस यादव को भी मौका मिला, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव की कमी साफ दिखाई दी। उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन इंग्लैंड के दोनों सेट बल्लेबाजों के सामने उनकी योजनाएं ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। वॉशिंगटन सुंदर से उम्मीद थी कि बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाएंगे और कोई बड़ा विकेट निकालेंगे, लेकिन आज वो भी प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहे। बल्लेबाजों ने उन्हें भी आसानी से सिंगल डबल के साथ बाउंड्री में बदला और भारत को वापसी का मौका ही नहीं दिया। अगर अक्षर पटेल भी गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा रहे तो उनका स्पेल भी टीम के लिए निर्णायक साबित नहीं हुआ। भारत को जिस विकेट की तलाश थी वो लगातार दूर होती चली गई। गेंदबाजें बदलते रहे, फील्ड बदलती रही, रणनीतियां बदलती रहीं, लेकिन नतीजा बिल्कुल नहीं बदला। असल समस्या सिर्फ रन लुटाना नहीं थी,
बल्कि यह थी कि भारतीय गेंदबाज पूरे मैच में एक भी ऐसी स्पेल नहीं डाल सके जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनता। जब विपक्षी टीम बिना किसी डर के हर ओवर में रन बना रही हो तो मुकाबला धीरे धीरे हाथ से निकलना तय हो जाता है। फिल सॉल्ट और हैरी ब्रूक ने यही किया। दोनों ने शानदार साझेदारी बनाकर भारत की सारी उम्मीदों को एक एक रन के साथ खत्म करना शुरू कर दिया। जिस मुकाबले में शुरुआती विकेट के बाद भारत वापसी की उम्मीद कर रहा था, वही मुकाबला कुछ ही देर में पूरी तरह एकतरफा दिखाई देने लगा। अगर पूरे मैच का विश्लेषण करें तो भारत की हार की सबसे बड़ी वजह सिर्फ गेंदबाजी नहीं थी। बल्लेबाजी में 158 रन का स्कोर भी अपेक्षा से काफी कम था। लेकिन जब आपके कप्तान श्रेयस अय्यर 49 गेंदों पर नाबाद 80 रन खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएं, तो गेंदबाजों से कम इतनी उम्मीद जरूर की जाती है कि वे मुकाबले को आखिरी ओवरों तक ले जाएं। अफसोस आज ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती सफलता के बाद मैच पर अपनी पकड़ पूरी तरह छोड़ दी। फिल सॉल्ट और हैरी ब्रूक के सामने पूरी गेंदबाजी इकाई बेअसर दिखाई दी। न आक्रामकता दिखी, न योजनाओं में विविधता और न ही लगातार दबाव बनाने की क्षमता। यही वजह रही कि इंग्लैंड ने इस लक्ष्य का पीछा बेहद आत्मविश्वास के साथ किया और भारत को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने लगातार तीसरा मुकाबला अपने नाम कर लिया। सीरीज का एक मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने लगातार 3 जीत दर्ज करके ये 23 सीरीज भी अपने नाम कर ली। भारत के लिए यह सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि कई बड़े सवाल छोड़ गई। टीम चयन पर सवाल, मध्यक्रम की नाकामी पर सवाल, गेंदबाजों की रणनीति पर सवाल और सबसे बड़ी बात, दबाव वाले मुकाबलों में टीम के सामूहिक प्रदर्शन पर सवाल। अगर भारत को आगे आने वाली सीरीज में वापसी करनी है तो सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों के प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। पूरी टीम को एक इकाई की तरह खेलना होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अकेला कप्तान हर मैच नहीं जिता सकता। आज श्रेयस अय्यर ने बल्ले से लड़ाई लड़ी, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें वो साथ नहीं मिला जिसकी इस टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। यही इस मुकाबले की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई बनकर सामने आई। लेकिन इस हार के बाद सबसे बड़ा सवाल सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं लिखा था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर उठने लगा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि लगभग वही खिलाड़ी, वही ढांचा और लगभग वही टीम लगातार मैच हारती चली जा रही है? क्या यह सिर्फ खराब फॉर्म का मामला है या फिर टीम के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसका असर सीधे मैदान पर दिखाई दे रहा है? यही वो सवाल है जिस पर अब हर क्रिकेट फैन चर्चा कर रहा है। अगर आंकड़ों को देखें तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत लगातार 6 तब 20 मुकाबले नहीं जीत पाया है। आयरलैंड के खिलाफ भी निराशाजनक नतीजे और अब इंग्लैंड के खिलाफ लगातार हार। इतनी लंबी हार की श्रृंखला किसी भी बड़ी टीम के लिए चिंता का विषय होती है, लेकिन सिर्फ नतीजे देखकर यह कहना कि कप्तान को जानबूझकर असफल बनाया जा रहा है, इसका कोई सार्वजनिक और विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। इसलिए ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। हां, इतना जरूर कहा जा सकता है कि टीम का प्रदर्शन एकजुट और संतुलित दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहले बात कप्तान श्रेयस अय्यर की। अगर इस पूरी सीरीज में किसी खिलाड़ी ने लगातार जिम्मेदारी लेने की कोशिश की है तो उनमें श्रेयस अय्यर का नाम सबसे ऊपर आता है। चौथे मुकाबले में उनकी नाबाद 80 रन की पारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब दूसरे छोर से विकेट लगातार गिर रहे थे, तब उन्होंने अकेले मोर्चा संभाला। कप्तान का काम सिर्फ टॉस जीतना नहीं होता, बल्कि दबाव में टीम के लिए खड़ा होना भी होता है और बल्लेबाजी के स्तर पर उन्होंने यह जिम्मेदारी निभाई। लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है। अगर कप्तान अकेला लड़ता रहे और बाकी विभाग लगातार विफल होते रहे तो सिर्फ कप्तान को दोष देना भी सही तस्वीर पेश नहीं करता। अब बात आती है टीम चयन की। संजू सैमसन को 20 सीरीज से बाहर किए जाने के फैसले पर लगातार चर्चा हो रही है। कई प्रशंसकों और विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिले, जबकि दूसरे खिलाड़ियों को लगातार अवसर दिए गए। दूसरी तरफ टीम प्रबंधन ने वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा दिखाया, लेकिन अब तक वह उन मौकों को बड़ी पारियों में नहीं बदल पाए हैं। ऐसे में चयन नीति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि अंतिम निर्णय टीम प्रबंधन का होता है, इसलिए यह बहस प्रदर्शन और चयन के आधार पर हो सकती है, न कि किसी छिपे हुए कारण के आधार पर। तिलक वर्मा पर भी सवाल उठ रहे हैं। उपकप्तान होने के नाते उनसे सिर्फ औसत प्रदर्शन नहीं, बल्कि मैच जिताने वाली पारियों की उम्मीद की जाती है। लेकिन अगर लगातार महत्वपूर्ण मौकों पर वह बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे तो उनके प्रदर्शन की समीक्षा होना स्वाभाविक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पद के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है और दर्शकों की अपेक्षाएं भी। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो वहां भी कई कमियां साफ दिखाई दी। कई मुकाबलों में शुरुआती विकेट मिलने के बावजूद भारत दबाव बनाए रखने में नाकाम रहा। डेथ ओवरों की गेंदबाजी
साझेदारी तोड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलने जैसे क्षेत्रों में सुधार की जरूरत साफ नजर आई। कोचिंग स्टाफ पर भी सवाल उठना लाजमी है। जब एक ही तरह की गलतियां लगातार कई मैचों में दोहराई जाएं, चाहे वो बल्लेबाजी क्रम हो, मैच की रणनीति हो या गेंदबाजों का इस्तेमाल, तो चर्चा सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहती। टीम प्रबंधन और कोचिंग समूह को भी यह देखना होगा कि कहां योजनाएं काम नहीं कर रही और उनमें क्या बदलाव जरूरी है। जहां तक ड्रेसिंग रूम के माहौल का सवाल है, बाहर कई तरह की चर्चाएं और अटकलें जरूर चल सकती हैं, लेकिन जब तक उनके समर्थन में ठोस और सार्वजनिक प्रमाण न हो, यह कहना कि टीम के भीतर गुटबाजी है या खिलाड़ी किसी कप्तान को असफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्य के रूप में नहीं कहा जा सकता। मैदान पर दिखाई देने वाला प्रदर्शन जरूर यह संकेत देता है कि टीम अभी अपनी सर्वश्रेष्ठ लय और तालमेल से दूर है, लेकिन उसके पीछे का सटीक कारण सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं है।